गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था सल्तनत कालीन शासन प्रणाली से। इसी चैप्टर का रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर समापन करेंगे। तो प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो इसका उत्तर होगा नायब वली। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सल्तनत काल में प्रांत का प्रमुख नायब वली व मुक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। इसका पद वंशानुगत नहीं होता था। अगला फैक्ट है कि वित्तीय मामलों में वली की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था, है ना। तो इसे भी याद रखना है। ख्वाजा नामक अधिकारी क्या करता था, तो वली की सहायता करने का कार्य करता था। इस समय प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इस प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, है ना। तो याद रखना है, प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो इक्ता कहा जाता था। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। फिर है इब्न बतूता के अनुसार इस समय इक्ता में दो अधिकारी थे, एक अमीर या मुक्ता तथा दूसरा बली उल खराज। अगला फैक्ट है कि अमीर या मुक्ता सैनिक अधिकारी होता था तथा बली उल खराज इक्ता की आय एकत्रित करता था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रशासनिक पदों में कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है ना। इसमें सही कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इक्ता है, इसके बाद शिक है, इसके बाद परगना है, उसके लास्ट में ग्राम है। स्थानीय शासन प्रणाली से संबंधित पदों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। इक्ता यानी कि प्रांत को कहा जाता था, शिक जिले को कहा जाता था, परगना क्या होता था, तो ग्रामों का समूह होता था, यानी कि ग्राम समूह होता था। फिर ग्राम जो है वो सबसे निम्न स्तर के होते थे। इस तरह से देखें तो इक्ता के बाद सिख आएगा, सिख के बाद परगना आएगा और अंत में ग्राम आएगा, है ना। ये इसका अवरोही क्रम है। अगला है एक शहर या 100 गांवों के प्रशासन की देखभाल कौन करता था, तो अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। इसे भी याद रखना है, ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है कि अमीर ए सदा क्या कार्य करता था, तो एक शहर या फिर कहें 100 गांवों के प्रशासन की देखभाल का कार्य करता था। अगला फैक्ट है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था, तो गांव होता था या ग्राम होता था। ग्राम स्तर पर मुकदमा मुखिया पटवारी व कारकुन होते थे, यानी ये क्या करते थे, ग्राम स्तर पर मुकदमे की सुनवाई करते थे। प्रश्न है कि सल्तनतकालीन सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है, तो इसमें से ऑप्शन सी को सत्य माना गया है। 1, 2 और 3 जो कथन है वो सत्य है। जैसे कि सल्तनतकालीन में सेना के संबंध में 10 अश्वरोहियों की एक टुकड़ी को सर ए खेल कहा जाता था, ये सही है। इस काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीनों को मंगलिक या अर्राट कहा जाता था। फिर है कि इस काल में नावों के बेड़ों का संचालन मीर बहर नामक अधिकारी करता था, ये सभी मूल रूप से सही है। लेकिन चौथा कथन गलत है कि फलाखुन नामक गुप्तचर शत्रु की सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था, ये ऑप्शन गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है सही। तो इस काल में फलाखुन गुलेल को कहा जाता था, है ना। फिर अगला है कि तहे यह एवं यजकी नामक गुप्तचर शत्रु की सेना की गतिविधियों का सूचना एकत्र करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कहा गया है कि फलाखुन क्या होता था, तो ये इसे गुलेल को कहा जाता था, है ना। इस कारण से ये गलत है। और फिर दूसरा है गुप्तचर शत्रु की सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करने का कार्य तब कौन करता था, तो उसका नाम था तह यजकी। अगला है सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अलाउद्दीन का काल जो है वो सैनिक सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है कि अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद देने के साथ ही 6 महीने की वेतन इनाम के रूप में देता था। अगला फैक्ट है कि अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। अगला फैक्ट है कि अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा को पुनः शुरू करने का श्रेय फिरोज तुगलक को जाता है। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बन के आ रहा है कि इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसे शुरू किसने किया था, तो उत्तर होगा फिरोज तुगलक। फिर है कि फिरोज तुगलक ने सेना में दासों की भर्ती आरंभ की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। तो इस प्रकार से सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न को देखते हैं
कि सल्तनतकालीन सेना से संबंधित निम्न पद को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। आरोही क्रम में सबसे पहले जो होगा वो खान होगा, इसके बाद आएगा मलिक, इसके बाद आएगा अमीर और अंत में आएगा सिपह सलार। एक्सप्लेनेशन को देखें तो खान जो होते थे वो 1,00,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान होता था, इस कारण से सबसे ऊपर खान का आएगा। फिर मलिक जो होता था वो 10,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान होता था। फिर अमीर होता था जो कि 1,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान, और सिपह सालार जो होते थे वो 100 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान होता था। और अंत में सरखेल होता था जो 10 घुड़सवार की टुकड़ी का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सुल्तानों के बाद निम्न में कौन न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सद्र उस सुदूर। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सद्र उस सुदूर एवं काजी उल कुजात होता था। अगला फैक्ट है, दीवान ए मुमालिक सुल्तान को कानूनी परामर्श देता था। याद रखें, यहाँ पर दीवान ए मुमालिक जब आएगा तो वो क्या कार्य करता था? तो वो कानूनी परामर्श देने का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूमि के वर्गीकरण संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों कथन को सत्य माना गया है। जैसे इस समय दान में दी गई भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। फिर है कि प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में रखने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाता था, है ना। यह सुल्तान के नियंत्रण में होता था, इसे खालसा भूमि, और मदद में दी गई भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दान में दी गई भूमि जिसे मदद ए मास कहा जाता था तथा इससे कोई राजस्व यानी कर नहीं लिया जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्तनत कालीन कर व्यवस्था में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष कर नहीं था? तो इसका उत्तर है जकात। एक्सप्लेनेशन में देखें तो जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह केवल संपन्न वर्ग के मुसलमानों से वसूल किया जाता था। याद रखें, यह केवल आ रहा है किससे? तो संपन्न वर्ग से। इस कर की वसूली में बल प्रयोग पूर्णतः वर्जित था। अब फिर है कि जकात पर कर आय का 2.4% लिया जाता था, यानी कि 2.5% लिया जाता था कर। फिर है यह संपूर्ण कर मुसलमानों के कल्याण पर खर्च किया जाता था, यानी ऐसे कर जो वसूले जाते थे वो कहाँ खर्च होता था? तो मुसलमानों की कल्याण व्यवस्था पर। अगला है कि सल्तनत काल की राजस्व प्रशासन में लंक बटाई का क्या तात्पर्य था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, फसल काटकर खलिहान में लाने के बाद अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच लगान का बंटवारा करना, है ना। इसे ही कहते थे लंक बटाई। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने में 3 तरीके प्रचलित थे। पहला है खेत बटाई, ये खड़ी फसल के साथ खेत का बंटवारा करना। दूसरा है लंक बटाई, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर है रास बटाई, इसमें है कि खलिहान में अनाज से भूसा निकालने के बाद सरकारी लगान निर्धारित करना। ये जो होगा, जब भूसा निकाल दिया जाएगा तो होगा रास बटाई, अब बिना भूसा निकाले ही बटाई होगा तो होगा लंक बटाई, और खेत में खड़ी फसल का जब बंटवारा करना होगा तो वो होगा खेत बटाई। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में लगान के 3 तरीके प्रचलित थे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं सल्तनत काल से ही। तो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था, है ना। फिर है कि मसाहत, ये मसाहत क्या होता है? मसाहत क्या होता है? तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज में लगान निर्धारित करना मसाहत कहलाता था या कहलाता है। फिर है मसाहत की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका शुरुआत किया था। अगला फैक्ट है कि दिल्ली के सुल्तानों में सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु नहरें बनवाई एवं बाग लगवाए। तो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम नाम आ रहा है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि दिल्ली के में सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु नहरें बनवाई एवं बाग लगवाए। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लगाने का कार्य निर्धारण किया है। तो पैमाइश के आधार पर जो कर लगाने का कार्य किसने शुरू किया था? तो याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आता है फिरोज तुगलक द्वारा 5 बड़ी नहरें बनवाई गई थी, जिसमें राजवाही एवं उलुग खानी प्रमुख है।
प्रश्न है, सल्तनत काल में राजस्व की दृष्टि से राज्य की भूमि का 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। निम्न में से कौन एक सल्तनत काल में भूमि प्रकार नहीं था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मसाहत भूमि। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मसाहत सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज में लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी, है ना। ये क्या है? तो लगान निर्धारित करने की ये प्रणाली है। फिर है, राजस्व की दृष्टि से सल्तनत काल में भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है खासा भूमि, यह प्रत्यक्ष सुल्तान नियंत्रण वाली भूमि थी। इस भूमि का राजस्व सीधे सुल्तान को भेजा जाता था या भेजा जाता है। इस भूमि में चौधरी एवं मुकदम राजस्व वसूल करते थे, है ना। तो इन नामों को याद रखना है, चौधरी आएगा और मुकदम आएगा। इसके बाद है इक्ता की भूमि। अब इसका देखभाल कौन करता था? तो इसका देखभाल का कार्य मुक्ति नामक अधिकारी करता था। इस भूमि से लगान वसूली वली करते थे, है ना। वसूलने का कार्य कौन करता था? तो वली नामक अधिकारी करते थे। अपना खर्च अलग करने के बाद मुफ्ती शेष धन को राजकोष में जमा कर देता था। अगला है सामंतों की भूमि। यह भूमि अधीनस्थ हिंदू सामंतों व राजाओं की भूमि होती थी। ये प्रतिवर्ष एक निश्चित धन कर के रूप में जमा करते थे। तो यहाँ पर एक निश्चित धन का माप आएगा। फिर है इनाम व वफ भूमि। यह करमुक्त भूमि होती थी जो विशेष लोगों को दान में दी जाती थी। भूमि को प्राप्त करने वाले का भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था, है ना। ऐसे ही भूमि को कहा जाता था वफ या फिर इनाम। अगला फैक्ट यहाँ पे कहता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व की दर का 1/3 से 1/2 भाग तक होता था, है ना। कर की दर क्या होता था? तो ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग होता था। अलाउद्दीन के समय भूमि कर का उपज 1/2 भाग होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन निम्नांकित कृतियों एवं उनके रचनाकारों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? यहाँ पे गलत बताना है। तो तारीख़ अलाई की चर्चा यहाँ पर किया गया है कि अबुल सईद ने इसकी रचना किया था, ये गलत है। फिर है आशिका, इसकी चर्चा किया था अमीर खुसरो, ये मूल रूप से सही है। फुतुह उस सलातीन, ये किया था ख्वाजा अबू बकर इशामी ने, ये मूल रूप से सही है। किताब उल रहला, इसकी रचना किया था इब्न बतूता ने, ये भी मूल रूप से सही है। अब चर्चा करते हैं कि तारीख़ ए अलाही के बारे में कि ये गलत क्यों है। तो तारीख़ अलाई के लेखक अमीर खुसरो थे, है ना, याद रखना है। अबुल सईद नहीं होगा, अमीर खुसरो होगा। फिर है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार से ये लेखक है इब्न बतूता, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जियाउद्दीन वर्णी सल्तनत काल के महत्वपूर्ण लेखक थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन वर्णी ने नहीं की थी? तो इसका उत्तर होगा नूर सिपहार। इसकी रचना जियाउद्दीन वर्णी ने नहीं किया था। बाकी बात तारीख़ फिरोज शाही, इनियात नामा ए इलाही, नासरी सादात, ये सभी की रचना जियाउद्दीन वर्णी ने किया था। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो नूर सिपहार की रचना अमीर खुसरो ने किया था। नूर सिपहार की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। फिर है जियाउद्दीन वर्णी के निम्न प्रमुख पुस्तकों की रचना इस प्रकार है। पहला है तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा है फतवा जहांदारी, तीसरा है खुना ए मोहम्मदी, चौथा है सलाते कबीर, पांचवा है इनायतनामा ए इलाही, छठा है मसीर सादात नामा, और फिर है तारीख़ बलमियान, है ना। तो ये सभी रचना जो है वो जियाउद्दीन वर्णी ने किया था। एक बार पॉज करके 1-2 बार आप इसे अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन संस्कृत से फारसी में अनुदित किस पुस्तक का संबंध नक्षत्र विज्ञान से है? तो इसका उत्तर होगा दयालते फिरोज शाही। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो सल्तनत काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित पुस्तक दयालते फिरोज शाही का संबंध नक्षत्र विज्ञान से है। इस पुस्तक का संस्कृत से फारसी में अनुवाद एनुद्दीन खालिद किरमानी द्वारा किया गया था, है ना। इस नाम को याद रखना है या रचनाकार का नाम याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इस पुस्तक को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन में कभी कभी दे देगा कि उर्दू में अनुवाद किया गया था, है ना। इस तरह के प्रश्नों में उलझना नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक्सप्लेनेशन को देखना है। फिर है नुस्ससाफियाए
सिकंदर या तिब्बे सिकंदरी। ये क्या है? तो सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुदित पुस्तक है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ना। तो बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है, इन नामों को याद रखना है। ये सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की है। इससे मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला फैक्ट है कि तारीख सिंध या तारीख मासूमी ग्रंथ चचनामा पर आधारित है। इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की है। इससे सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये इतिहास है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना बार आपको फ़ायदा देगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन शासकों एवं उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त फारसी विद्वानों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि है मिनहाजुद्दीन सिराज। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में थे ख्वाजा सदर हसन निजामी, ये मूल रूप से सही है। फिर है इल्तुतमिश के संरक्षण में थे ख्वाजा अबू नस्र, ये मूल रूप से सही है। अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में विद्वान थे मौलाना आरिफ अब्दुल रहीम, ये भी मूल रूप से सही है। लेकिन मोहम्मद बिन संरक्षण में मिनहाजुद्दीन सिराज नहीं थे, इसकी चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहने वाले फारसी विद्वानों में जियाउद्दीन बरनी एवं बदरुद्दीन मोहम्मद चाच थे, है ना। इन दो नामों को याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन कौन से दो फारसी विद्वान थे? तो जियाउद्दीन बरनी एवं बदरुद्दीन मोहम्मद चाच। मिनहाजुद्दीन सिराज नसरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे, है ना। ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज थे, ये किसके थे दरबारी कवि? तो उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद के। इसके अलावा विद्वान का नाम आ रहा है फ़खरुद्दीन नुनाकी, है ना। ये भी किसके दरबार में रहते थे? तो नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में, या फिर कहें इनका संरक्षण इन्हें प्राप्त था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन वर्नी को संरक्षण प्राप्त था। फिर है बलबन के दरबारी कवियों में अमीर खुसरो तथा मीर हसन देहलवी प्रमुख थे। और फिर भाषा आता है कि सल्तनत काल में कैसी भाषा का प्रचलन था? तो उत्तर होगा फारसी भाषा का प्रचलन सर्वाधिक था। इसे ही राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था। प्रश्न है कि सल्तनत कालीन विद्वानों एवं कवियों में अमीर खुसरो का विशिष्ट स्थान है। यह फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि थे। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो अमीर खुसरो के बारे में यहाँ बताया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, ये मूल रूप से सही है। फिर है कि इनके बचपन का नाम अबुल हसन था, ये भी मूल रूप से सही है। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये भी मूल रूप से सही है। इसने अपनी पुस्तक नूह सिपिहर में भारत की प्रशंसा की है, ये भी मूल रूप से सही है। फिर है उसने वीणा का आविष्कार किया था, ये गलत है ना। इसकी चर्चा करते हैं। तो उसे सितारा का आविष्कारक माना जाता है, यानी कि अमीर खुसरो ने सितारा का आविष्कार किया था, ना कि वीणा का। अब फिर फैक्ट बन के आ रहा है कि उसने सितारा का आविष्कार ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा को मिलाकर किया था, है ना। तो इन दोनों नामों को याद रखना है, किसके मिश्रण से ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। फिर है कि अमीर खुसरो की प्रमुख कृतियाँ, इसमें है किरान उस सादेन, फिर है मिफ्ता उल फुतूह, फिर है खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, आसिका, है ना। इन सभी ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? तो 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मस्जिद में विग्रह विशलदेव द्वारा रचित नाटक हरिकेली की कुछ पंक्तियां आज भी दीवारों पर मौजूद है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। इससे पहले उस स्थान पर विग्रहराज विशलदेव ने सरस्वती मंदिर बनवाया था। फिर विग्रहराज विशलदेव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इनकी दीवारों पर मौजूद है। फिर है कि ऐबक ने सरस्वती मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसमें 5 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य दरवाजा सर्वाधिक ऊंचा है।
प्रश्न है कि खिलजी कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ये असत्य है। लेकिन अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया, ये मूल रूप से सही है। इस दरवाजे के निर्माण का उद्देश्य कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार बनाया था, ये भी मूल रूप से सही है। इस दरवाजे में सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी मूल रूप से सही है। लेकिन डी गलत क्यों है कि मार्शल ने अलाई दरवाजे के बारे में कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी ये गलत है। चर्चा करते हैं। तो अलाई दरवाजे के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा है, मार्शल ने नहीं, पर्सी ब्राउन ने कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मार्शल ने अलाई दरवाजे के बारे में क्या कहा है, तो अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। अगला फैक्ट है कि जमात खां मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने अजमेर में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप ही करवाया था। तो प्रश्न आ सकता है जमात खां मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर होगा अजमेर में। ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर है कि भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ पर है ऊखा मस्जिद, तो भरतपुर में है। किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। फिर है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में खिज्र खां ने निर्मित करवाया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं किया गया था, तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाकीबाद 12 खंबा महल, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था, ये मूल रूप से सही है। फिर है काली मस्जिद, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कुश्क ए शिकार, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। लेकिन जहाँ पनाह नगर, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं करवाया गया था, इसकी चर्चा करते हैं। तो जहाँ पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था, ना कि फिरोज शाह तुगलक। फिर है 12 खंबा महल का निर्माण, ये फिरोज तुगलक ने किया था। इसे धर्मनिरपेक्ष इमारत माना जाता है ना, याद रखें। 12 खंबा महल को किस तरह का इमारत माना जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष इमारत। फिर है फिरोज शाह कोटला की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने ही किया था। काली मस्जिद का निर्माण भी फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। खिड़की मस्जिद का निर्माण खाने जहां जूना शाह द्वारा जहां पनाह नगर में करवाया गया था। प्रश्न है लोदी कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोठ की मस्जिद का निर्माण बहलोल लोदी द्वारा करवाया गया था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली में सिकंदर लोदी द्वारा बनवाया गया था। फिर है सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। चर्चा करते हैं कि मोठ की मस्जिद का निर्माण बहलोल लोदी द्वारा तो नहीं करवाया गया था, है ना, ये तो गलत है। तो किसने क्या किया था, तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। इसके वजीर जो थे मियाँ भुआ, उन्हीं ने करवाया था। मोठ की मस्जिद की प्रशंसा करते हुए सर सैयद अहमद ने कहा है कि यह लोदी स्थापत्य आकार में सुंदर उपहार कृति है। पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी युग को मकबरों का युग के नाम से संबोधित किया है। याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन के आ रहा है कि पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी युग को मकबरों के युग के नाम से संबोधित किया है। किन किन 2 राजाओं को, तो सैयद एवं लोदी युग के राजाओं के काल को। फिर है बड़े खां एवं छोटे खां के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। प्रश्न है सल्तनत कालीन चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि सामान्यतः सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल माना जाता है, ये मूल रूप से सही है। फिर है सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था, ये भी मूल रूप से सही है। तीसरा है 1947 में हरमन गोइड्स ने द जनरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी एक लेख छपवाकर यह विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था, ये भी मूल रूप से सही है ना। तो उपयुक्त इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है कि सभी कथन सत्य हैं। फैक्ट को देखते हैं तो 1353 में मोहम्मद तुगलक के समय एक ऐसा चित्र प्रस्तुत हुआ है जिसमें एक संगीत संगोष्ठी का चित्रण किया गया है तथा स्त्रियां सुल्तान के समक्ष वीणा और सितारा बजा रही है। उसमें एक स्त्री शराब का प्याला सुल्तान को पकड़ा रही है। इसके अलावा सल्तनत काल में चित्रकला के
कुछ खास प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसी आधार पर माना जाता है कि चित्रकला का प्रमाण तो है, लेकिन चित्रकला का अस्तित्व धीरे धीरे सल्तनत काल में खत्म होने लगा था। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को असत्य माना गया है कि बलवन का पुत्र केकुबाद ने संगीतकारों एवं गजल गायकों को राज्य छोड़ने का आदेश दिया था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात ऑप्शन ए को देखें तो तुर्कों ने अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लाए थे। ये मूल रूप से सही है ना। सारंगी और रबाब किनके द्वारा लाया गया था? तो तुर्कों के द्वारा। फिर है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। ये भी मूल रूप से सही है। ये कथन किसने दिया था? याद रखना है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। डी है कि भारत में सर्वप्रथम कव्वाली गायन को अमीर खुसरो ने प्रचलित किया था। बलवन का पुत्र के बारे में देखते हैं, ये ऑप्शन गलत क्यों है। बर्नी ने केकुबाद के बारे में लिखा है कि केकुबाद इलवारी वंश का सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था, है ना। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि उसने गजल गायकों को राज्य छोड़ने का आदेश दिया था, ये ऑप्शन गलत है। बर्नी ने इस समय के मशहूर संगीतकारों शाहचंगी, नुसरत खातून एवं मेहर अफरोज का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन के दरबार में महान कवि एवं संगीतज्ञ अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर पॉइंट बन के आ रहा है, अमीर खुसरो का संरक्षण किसके दरबार में प्राप्त था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। उसने दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। फिर है कि इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी के आविष्कार का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को जाता है। तो याद रखें, ख्याल गायकी जो होता है इसका आविष्कारक किसे माना गया है? तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को। फिर है सल्तनत काल में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन को प्रचलित किया। सर्वप्रथम आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण आ जाएगा कि अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। फिर है अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है ना। याद रखना है कि अमीर खुसरो ही वो शख्सियत थे जिसने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो तूतीय हिंद किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को, यानी कि भारत का तोता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित एवं सल्तनतकालीन आर्ट एवं कल्चर के बारे में। यहाँ पर सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य से महत्वपूर्ण MCQs को। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।